Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. This is our 7th and the last episode of class 10th history chapter number 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में एकीकरण की प्रक्रिया को समझ लिया है, लेकिन उस प्रक्रिया के बाद भी कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है जो पूरे विश्व को प्रभावित करती है, और उनमें से एक आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है जो अगर हम पूरी एवरेज निकालें इस चैप्टर की तो वो सबसे अधिक बार आपके एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा गया है, वो है बाल्कन तनाव। तो इस लास्ट एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक तो राष्ट्र की कल्पना की, कि उस वक्त जब राष्ट्र की कल्पना की गई थी तो कौन कौन से प्रतीक उपयोग में लाए गए थे, प्रतीक प्रयोग में किए गए थे। जैसे भारत में भारत माता की तस्वीर का उपयोग किया गया था, भारत में वंदे मातरम तिरंगा था, वो राष्ट्र के प्रतीक थे। तो क्या यूरोप में भी ऐसा कुछ हुआ था, वो थोड़ा सा एनालाइज करना है हमें, कौन कौन से प्रतीक थे। और दूसरा हम बात करेंगे बाल्कन तनाव क्या था और ये बाल्कन क्या है, बाल्कन तनाव के क्या परिणाम निकले। तो लास्ट जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्र कल्पना की। जैसे भारत में कल्पना की गई थी, कोई भी विचार है, कोई भी वस्तु है, कोई भी आविष्कार है, उसकी शुरुआत कल्पना से होती है। पहले एक विचार बनता है, फिर उसको हम धरातल पे लेके आते हैं। ऐसे ही यूरोप में राष्ट्र की कल्पना की गई थी। जैसा हमने देखा, सबसे पहले फ्रेडरिक सोरियो जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे, फ्रांसीसी कलाकार थे, उन्होंने कल्पना की लोकतंत्र की, उन्होंने कल्पना की राष्ट्र राज्यों की। तो ये राष्ट्र की कल्पना कैसे की गई, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि 19वीं सदी के कलाकारों ने ज़्यादातर अधिकांशतः राष्ट्र को महिला के रूप में व्यक्त किया। जैसे भारत में भारत माता थी, ऐसे यूरोप में किया गया, महिला के तौर पर व्यक्त किया गया। उन्हें स्वतंत्रता, न्याय, गणतंत्र जैसे अलंकारों का प्रयोग किया गया था, यानी कि उनके साथ दिखाया गया था कि ये स्वतंत्रता का प्रतीक है, ये आज़ादी का प्रतीक है, ये न्याय का प्रतीक है, ये गणतंत्र का प्रतीक है। फ्रांस में लोगों के राष्ट्रीय कल्पना में स्वतंत्रता और गणतंत्र के विचारों की विशेषता थी। इसके साथ साथ लाल टोपी, तिरंगा, कॉकेड, ये सब कुछ प्रयोग किए गए थे। मेरियाने फ्रेंच राष्ट्र का रूपक थी, मेरियाने की तस्वीर को उपयोग किया गया था, वो फ्रेंच राष्ट्र के प्रतीक तौर पर। उसी तरीके से जर्मनी है, वहाँ पर जो प्रतीक प्रयोग किया गया तो उसमें जर्मेनिया वो देश का रूपक बनी। जर्मेनिया है, उसको ओक की पत्तियों का मुकुट पहने हुए दिखाया गया था, ओक वीरता का प्रतीक था। तो ये कुछ हमने एग्जाम्पल लिए कि कैसे फ्रांस में मेरियाने और जर्मनी में जर्मेनिया देश के रूपक बने। तो ये सभी देशों में ऐसे ही कल्पना की गई थी, एक महिला के तौर पर उनके अलंकार के तौर पर यूज किया गया था आज़ादी, न्याय, गणतंत्र, लोकतंत्र इत्यादि। इसके अलावा और भी बहुत से प्रतीक थे जो प्रयोग में लाए गए। वो कौन से प्रतीक थे जो सभी देशों में इस प्रकार के सिंबल प्रयोग में लाए गए थे यूरोप में राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। तो चलिए हम एक एक करके थोड़ा जानते हैं उनके बारे में, कौन कौन से प्रतीक थे और उनके क्या अर्थ थे। जैसे पहला है टूटी हुई चेन, ये प्रतीक था लिबर्टी का, आज़ादी का। ईगल का प्रयोग किया गया था, वो शक्ति का प्रतीक था। ओक के पत्तों का मुकुट, इसका प्रयोग किया गया था, ये वीरता का प्रतीक था। तलवार का प्रयोग भी प्रतीक के तौर पर किया गया था, जो उस वक्त चित्र बनाए गए थे, पेंटिंग बनाई गई थी, उसमें ये लड़ाई के लिए तैयारी का प्रतीक था कि हम लड़ाई के लिए सज जाएं। तलवार के चारों तरफ जैतून की शाखा दिखाई गई थी, ये था शांति बनाने की इच्छा, कि चाहे वो उसके लिए बल का प्रयोग ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन हमें शांति चाहिए। उगते सूरज की किरणें थी, ये नए युग की शुरुआत की प्रतीक थी। इसके साथ साथ काले, लाल और जो गोल्डन कलर है, स्वर्ण रंग के तिरंगे हैं, वो उदारवादी राष्ट्रवादियों के प्रतीक थे। तो ये सब कुछ प्रतीकात्मक तौर पर यूज किए गए थे। जैसे काले, लाल या स्वर्ण रंग के तिरंगे थे तो उदारवादी जहाँ जहाँ जिस भी देश में थे तो उनका ये प्रतीक बन के आए। तो ये कल्पना जैसे हमारे देश में भी वैसा ही सब कुछ वहाँ रहा, थोड़ा सा स्वरूप क्योंकि परिस्थितियाँ अलग थी वो बदल गया था। तो ये था कि किस तरीके से राष्ट्र की कल्पना हुई थी उस समय में और कौन से प्रतीक प्रयोग में लाए गए थे। ये 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इनका क्या अर्थ था ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ हैं, और लास्ट टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है 1871 के बाद यूरोप में बाल्कन तनाव क्यों उपजा, या बाल्कन तनाव था क्या। ये बाल्कन क्या, सबसे पहले तो हम जान ले कि बाल्कन पूरी यूरोप का एक हिस्सा है।
इसमें हंगरी, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, मैसेडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस और मॉन्टेनीग्रो, ये सभी देश आते हैं इसमें। इसको क्या कहा जाता है? इसको बाल्कन क्षेत्र कहा जाता है। ओके, तो ये सभी देश बाल्कन एरिया में आते हैं। अब इस बाल्कन में क्या हुआ ऐसा कि वहाँ पर तनाव उपजाव, क्या हुआ ऐसा जो प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना? चलिए हम जानते हैं। 19वीं सदी के अंतिम तिमाही में राष्ट्रवाद का साम्राज्यवाद में समापन हुआ था। यानी कि 19वीं जो सदी थी वो जब अंत की तरफ बढ़ रही थी, तो वहाँ पे राष्ट्रवाद, जब राष्ट्र राज्यों का गठन हो गया तो एक नई होड़ शुरू हुई। वो थी एक दूसरे से आगे निकलने की, एक दूसरे से अधिक शक्तिशाली बनने की, और वो राष्ट्रवाद बन गया साम्राज्यवाद में, यानी दूसरे देशों पे कब्जा जमाया जाए। और उसी वक्त बाल्कन में, जिसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनीग्रो इत्यादि देश शामिल है, वो देश भी एक नई परिस्थितियों से गुजरे थे। क्योंकि वो किसके अधीन थे? ये सभी देश, ये अधीन थे, ये सारे के सारे देश ओटोमन साम्राज्य के। और ओटोमन साम्राज्य का विघटन हो चुका था, कमज़ोर शासक थे, ये धीरे धीरे टूट रहा था। और वहाँ पर धीरे धीरे इन राष्ट्रों ने, जो ऊपर के सभी राष्ट्र हैं, ये राष्ट्रवाद से प्रभावित थे और इन्होंने आज़ाद होने की कोशिश की। यानी कि इन राष्ट्रीयताओं ने स्वतंत्रता की घोषणा करनी शुरू कर दी, यानी अलग होने के लिए, आज़ाद होने के लिए। अब ये स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए देश क्या कर रहे थे? संघर्ष कर रहे थे। यानी कि ये संघर्ष कर रहे थे, वहाँ के क्रांतिकारी इसमें लगे हुए थे। लेकिन समस्या ये थी कि बाल्कन की राज्य एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, एक दूसरे से जलते थे, जेलसी करते थे एक दूसरे से, और वो अधिक से अधिक इलाके पे कब्जा करना चाहते थे। अब वहाँ पे एक समस्या पैदा हो गई, यानी कि वो एक दूसरे के साथ युद्धों में उलझ गए, आज़ादी की बात पर, अपने एरिया को अधिक लेने के समय। इसी समय जो विश्व के बड़े देश हैं, नौसेना की ताकत या यूरोपीय शक्तियाँ जैसे कि रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इनमें भी कंपटीशन था। तो इन्होंने भी सोचा कि क्यों ना बंदरबांट में हम भी हिस्सा लें। तो वो भी बाल्कन पर नियंत्रण के लिए इस युद्ध में कूद पड़े, कोई किसी की तरफ से तो कोई दूसरे की तरफ से। और इन सभी घटनाओं ने उस बाल्कन तनाव को और ज़्यादा बढ़ा दिया। ओके, समझ में? दोबारा से एक बार मैं बता दूं कि बाल्कन पूर्वी यूरोप का एक हिस्सा है, जिसमें लगभग 10 से अधिक देश हैं वो शामिल हैं। उसमें वो सभी जो देश थे वो ओटोमन साम्राज्य के अधीन थे। ओटोमन साम्राज्य है वो कमज़ोर हो जाता है, विघटन हो जाता है। सभी बाल्कन राज्य वो आज़ाद होने का प्रयास करते हैं, साथ ही साथ वो एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं ताकि अपने देश का विस्तार किया जा सके। आपस में युद्ध छिड़ जाते हैं, और इसी में जो बड़े देश थे यूरोप के, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, वो भी इसमें कूद पड़ते हैं, और इससे वहाँ की स्थिति विस्फोटक हो जाती है। और इसका परिणाम जो निकलता है वो बड़ा भयंकर होता है, और वो परिणाम होता है प्रथम विश्व युद्ध। इन्हीं घटनाओं ने अंत में प्रथम विश्व युद्ध को शुरू किया। यही कारण था, इसी लड़ाई के कारण प्रथम विश्व युद्ध है वो शुरू हो पाता है। और इसके कारण जो साम्राज्यवाद के कारण जो राष्ट्रवाद था, जिसे हम उग्र राष्ट्रवाद कहेंगे, क्योंकि ये राष्ट्रवाद का अगला स्टेज था, यूरोप को ही संकट में डाल दिया। यूरोप को नहीं, पूरे विश्व को संकट में डाल दिया। पूरे विश्व को भयानक विनाश का सामना करना पड़ा था इसी उग्र राष्ट्रवाद के कारण। और इसी के बाद कई उपनिवेशी देशों ने वहाँ पर इस सरकार का विरोध और तेज शुरू कर दिया, क्योंकि ये राष्ट्रवाद नहीं था, ये अंध राष्ट्रवाद था। और आगे चल के जो इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई थी, ये साम्राज्यवाद यानी दूसरे उपनिवेशों पे कब्जा करने की जो नीतियां थी, उसके विरोध में आंदोलन सभी देशों में शुरू होते हैं। और इन्हीं आंदोलनों के कारण सभी देशों में राष्ट्रवादी आंदोलनों का विकास होता है। हमारे देश में हम देखेंगे तो राष्ट्रवादी जो आंदोलन था, यूरोप की तरह शुरुआत नहीं होती थी। हमारे यहाँ पे शुरुआत हुई थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ, उनके विरोध में। जब विरोध में शुरू हुआ तो हम में एकता का भाव आया कि हमारा दुश्मन है वो साझा है, हम सभी एक हैं, लेकिन ये बाहरी है। और इन सभी बातों ने, उनका जैसे जैसे अत्याचार बढ़ता गया वैसे वैसे हम एक होते गए, हमारे यहाँ पे राष्ट्रवाद का विकास होता गया। तो सभी देशों में ऐसा हुआ कि साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलन है वो राष्ट्रीय आंदोलनों में बदले। तो ये था हमारा आज का सेशन, और ये हमारा पहला एपिसोड, पहला चैप्टर जो है
उसका लास्ट एपिसोड था, यानी हमारा पहला चैप्टर क्लास 10th हिस्ट्री का पूरा हो चुका है। बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, कहानियाँ हैं, घटनाएं हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद,